हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो योग फिलोसफी जो कि पतंजलि ने दी है, ठीक है, फाउंडर हैं जो योग फिलोसफी के, उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि योग फिलोसफी है क्या, उसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर इससे पहले आपको सांख्य फिलोसफी के बारे में कोई आइडिया नहीं है या आपने ढंग से सांख्य फिलोसफी को नहीं पढ़ा है, तो पहले जाके इससे पहले वाली वीडियो देखिए सांख्य फिलोसफी पे, तभी आप योग फिलोसफी को बहुत बेहतर तरीके से जो है वो समझ पाएंगे, क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। मतलब अगर सांख्य फिलोसफी जो है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है किसी चीज का, सो योग फिलोसफी क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ऐसा गीता में बोला गया था। सो योग फिलोसफी समझने के लिए आपको सांख्य फिलोसफी के बारे में पता होना जरूरी है। सो होता क्या है इसमें योग फिलोसफी, तो देखिए योग एक तरीके से क्या हो गया, ये सम बोल सकते हैं। हिंदी में जो जोड़ होता है मैथ्स में एक्चुअली, सो वो क्या है, योग है। एक तरीके से आप किसी चीज को जोड़ रहे हैं। सो वेदांता में क्या है कि योग का मतलब क्या समझा गया है, यूनियन, यानी योग, ठीक है। यानी कि स्पिरिचुअल यूनियन की बात हो रही है, और वहां पे ऐसे जमा घटा वाले जोड़ की बात नहीं हो रही है मैथ्स वाले की, ठीक है। सो यूनियन किसकी, इंडिविजुअल सोल की सुप्रीम सोल के साथ, यानी आप एक ही हैं, आपका जो है एक्चुअल सुप्रीम सोल के साथ, यानी खुद का भगवान में विलीन होना टाइप की सिचुएशन है ये। सो आप स्पिरिचुअली जो है वो यूनियन है, वहां पे एक हैं आप। पतंजलि ने बोला कि योगा जो है वो स्पिरिचुअल एफर्ट है टू अटेन परफेक्शन थ्रू द कंट्रोल ऑफ सेंस ऑर्गन्स, ग्रोस बॉडी, सटल माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो। ये सारी की सारी चीजें हमने सांख्य फिलोसफी में पढ़ी थी। सांख्य फिलोसफी का इवोल्यूशन जब हमने पढ़ा था, सेंस ऑर्गन्स की बात की थी, ग्रोस बॉडी की बात की थी, सटल माइंड की बात की थी, इंटेलेक्ट की भी बात की थी, अहंकार ईगो की बात की थी, महत की बात की थी, जो कि महत को ही हम क्या बोल रहे थे, इंटेलेक्ट बोल रहे थे, ठीक है। तो पतंजलि का क्या कहना है कि स्पिरिचुअल एफर्ट है एक तरीके से कि आप इन सब के ऊपर जो है आपका कंट्रोल हो। इट गाइड्स टू अचीव द हाईएस्ट विजडम थ्रू स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के थ्रू, अध्यात्म के थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं, हाईएस्ट विजडम जो है वो अचीव करना चाह रहे हैं। जैसे सांख्य फिलोसफी में सांख्य सूत्र था, वैसे पतंजलि की फिलोसफी में योग सूत्र है। वो कपिल ने लिखा था, कपिल मुनि ने, ये पतंजलि ने लिखा है, ठीक है। सो योग सूत्र क्या है, वो फर्स्ट और फॉरमोस्ट सिस्टमैटिक अथॉरिटेटिव प्रेजेंटेशन थी किसकी, योगा की, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों एस्पेक्ट में। अगर इतना समझ नहीं आया है तो एक बार फिर से देखिए, आपको समझ आएगा। ये चीज समझ आनी चाहिए इतनी कि योग सूत्र क्या है। अब जैसे सांख्य सूत्र को जो ईश्वर कृष्ण थे, हाँ ईश्वर कृष्ण थे, उन्होंने क्या किया था, इंटरप्रेट किया था और सांख्य करिका लिखा था। ऐसे ही योग सूत्र के बाद की अगर हम बात करें, तो योग सूत्र को इंटरप्रेट करके या उससे चीजों से रिलेटेड जो फेमस योग फिलोसफी में एक दो चीजें और हैं जिनको जाना जाता है, वो है व्यास की योगाभ्यास, योगा भाष्य बोल लीजिए या योगाभ्यास बोल लीजिए, ठीक है। वकावपति मिश्रा की तत्व वैसर्दी। तो ये नाम आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि सांख्य करिका अगर पूछा जा सकता है तो ये दोनों भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। पतंजलि ने प्रिस्क्राइब किया, यानी जो योग सूत्र लिखा उन्होंने, उसी को हम योग फिलोसफी मानते हैं आज की डेट में। सो ये योग सूत्र की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने दे दी। एक तरीके से आप लगा लीजिए कि योग सूत्र एक बुक है और उसके जो चैप्टर्स हैं वो इन्होंने बता दिए कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है उन चीजों को। सो पहला है समाधि पद। समाधि पद में क्या होगा, इंट्रोडक्शन बताया गया है एक तरीके से कि नेचर और मेथड जो है योगा का, उसके बारे में बताया गया कि कैसे योग का क्या महत्व है, क्या मेथड्स हैं, वे अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं। सो वो सारी चीजें इंट्रोडक्शन जो है वो समाधि पद में देखने को मिलेगा। साधना पद में क्या देखने को मिलेगा कि इट एक्सप्लेन्स कॉजेज ऑफ सफरिंग, कि किस वजह से आपके दुख हो रहे हैं, क्या कारण है, और उनको कैसे इरेडिकेट किया जाए, यानी उन दुखों से निजात कैसे पाया जाए, तो वो साधना पद में मेंशन है। विभूति पद इलुसिडेट द कॉन्सेप्ट हाउ टू अचीव सुप्रानॉर्मल पावर्स एंड इन विच वेज योगा हेल्प्स इट। सो कैसे हम जो है सुप्रानॉर्मल पावर्स को अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, वो विभूति पद में मेंशन है। और योग कैसे उसमें हेल्प करता है वो बताया गया। बेसिकली योग की हेल्प कहां, क्या क्या हेल्प करेगा वो बताया गया। कैवल्य पद
यानी इसमें क्या बताया गया कि लिबरेशन कैसे होगा, नेचर क्या है लिबरेशन का, यानी मुक्ति कैसे होगी, स्पिरिचुअल यूनियन जो है किसकी, सुप्रीम सोल की, सेल्फ के साथ कैसे होगी, वो यहाँ पे बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। तो ये 4 पद हैं, समाधि पद, इंट्रोडक्शन, साधना पद क्या सफरिंग है उनको इरेडिकेट कैसे किया जाए, विभूति पद की सुप्रानॉर्मल पावर्स को जो है कैसे अचीव किया जाए, और योगा कैसे हेल्पफुल होगा, और कैवल्य पद में लिबरेशन। तो कैवल्य पद है जहां लिबरेशन की बात की गई, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहां योग फिलोसफी में लिबरेशन जो है उसको कैवल्य भी बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है जी। अब अगर हम बात करें तो हमने सांख्य फिलोसफी में इनर सेल्फ की बात की थी या अंतःकरण की। हमने बोला था कि बुद्धि, इंटेलेक्ट या फिर अहंकार और मनस, इन 3 चीजों से मिलके, 3 एलिमेंट्स से मिलके क्या बना है, सेल्फ बना है, यानी अंतःकरण है, ठीक है। यहां पे उस अंतःकरण को चित्त बोला गया है, ठीक है। सो योग फिलोसफी में सेम 3 चीजों से बना है चित्त भी, बुद्धि से, अहंकार से और मनस से। अब अहंकार, मनस, बुद्धि, ये सारी चीजें हमने सांख्य फिलोसफी में डिस्कस की थी जब हमने इवोल्यूशन की बात की थी। तो चित्त जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया साइकोलॉजी ऑफ योगा का, ठीक है। अब इस चित्त की 5 स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस मतलब अवस्थाएं होती हैं एक तरीके से, और उन 5 स्टेजेस को हम क्या बोलते हैं, चित्त भूमि, ठीक है। पहली है क्षिप्त। ये जो क्षिप्त है ये इस तरीके से लिखा जाएगा, अगर हिंदी की हम बात करें, अक्ष, आधा प और त। तो जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो एक बार देख लीजिएगा, यह क्षिप्त मतलब जो अक्षत्र वाला अक्ष होता है ना वो, तो क्षिप्त मतलब रेस्टलेसनेस। तो रेस्टलेस स्टेज होगी ये, यानी इस स्टेज में चित्त जो है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है, और डिस्टर्ब्ड भी किस वजह से है कि वो वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से अटैच हो गया है। यानी आपका चित्त जो है वो पावर, मनी, पैसा, इन सब चीजों के ऊपर फोकस जा रहा है चित्त का। सो वो बहुत डिस्टर्ब्ड फील कर रहा है कि हाय मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो जाए बस। सो वो सारी चीजें कहाँ है, वो जब ये सब चीजें आपको रेस्टलेसनेस बना रही हैं, रेस्टलेस बना रही हैं, तो वो क्षिप्त स्टेज होगी चित्त भूमि की, ठीक है। यानी चित्त भूमि में क्षिप्त होगा वो स्टेज। दूसरा है मुधा। मुधा यानी टॉर्पिड भी बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें तमस डोमिनेट करेगा। अब तमस क्या है उसके लिए आपको सांख्य फिलोसफी पता होनी चाहिए, यानी हमने 3 गुण पढ़े थे किसके, प्रकृति के। पुरुष और प्रकृति से मिलके चीजें इवोल्व होती हैं, और उस प्रकृति में 3 गुण होते हैं, तमस, रजस और सत्व। तो तमस जब डोमिनेट करता है सत्व और रजस के ऊपर, तब मुधा की स्टेज होती है। मतलब उस टाइम पे चित्त जो होगा उस स्टेज को क्या बोलेंगे, मुधा बोलेंगे। किसी भी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन का जो चित्त होगा, यानी शराब वगैरह अगर किसी ने पी रखी है, इंटॉक्सिकेट हो रखे हैं वो किसी भी वजह से, चाहे वो शराब हो, ड्रग्स हो, किसी भी वजह से, सो उस टाइम पे जो चित्त होगा उसको हम मुधा बोलते हैं। विक्षिप्त यानी डिस्ट्रैक्टेड, यानी विचलित भी बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें जो सत्व का गुण है वो डोमिनेट करता है बाकी 2 के ऊपर। मुधा में क्या कर रहा था, तमस डोमिनेट कर रहा था। क्षिप्त में क्या था कि वो वर्ल्डली या मटेरियलिस्टिक चीजों से क्या है, अटैच्ड थे। एकाग्र में क्या होगा, कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेटेड है, यानी चित्त जो है वो फिक्स्ड है किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी सत्व की डोमिनेंस है कुछ एक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। सो टेम्पररी जो है ये सीज भी कर देता है कई बार मॉडिफिकेशन ऑफ चित्त को। निरुद्ध मतलब रेस्ट्रिक्टेड, इसमें इंप्रेशंस होंगे, मतलब इंप्रेशंस बच जाते हैं सिर्फ किसके, चित्त के, जब सेशन मॉडिफिकेशन हो जाता है, ऐसे वाली सिचुएशन। इसको मेन सिचुएशन बोलते हैं योग, यानी इसी को योग बोलते हैं इस स्टेज को। क्यों, क्योंकि आपके जो कंट्रोल, आपका सेल्फ है उसके ऊपर कंट्रोल है, यानी चित्त के ऊपर कंट्रोल है। यहाँ पे एकाग्र में भी क्या है, कंसंट्रेटेड है। अब जो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, हाँ। सो जो लास्ट 2 स्टेजेस है वो बहुत हेल्पफुल है, यानी जो एकाग्र है और जो निरुद्ध है, ये 2 स्टेजेस योग में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। और बाकी जो 3 स्टेजेस हैं वो क्या है, एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, या फिर मुधा की स्टेज है या रेस्टलेसनेस की स्टेज है तो वो डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। सो वो स्टेजेस जो है वो हार्मफुल हैं जब योग प्रैक्टिस के दौरान, मतलब आप योग प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सो वो हार्मफुल है आपके लिए, ठीक है। सो उनको प्रैक्टिस से रिमूव किया जा सकता है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, इट्स लाइक मेडिटेशन, कि आप अगर एक दिन बैठेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे करके वो कंसंट्रेशन आएगी। सो ये 5 स्टेजेस हो गई चित्त की, और इन 5 स्टेजेस को हम चित्त भूमि बोलेंगे। ये थी अवस्थाएं। अब रूप, फॉर्म्स क्या है चित्त की। सो फॉर्म्स में एक तरीके से जो मैंने आपको बताया था कि सांख्य फिलोसफी में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है किसी चीज का, जैसे 3 गुणों की बात की गई थी प्रकृति में, वैसे ही ये जो फॉर्म्स है ये क्या है, एक तरीके से एप्लीकेशन एस्पेक्ट है,
यानी योग फिलोसफी में सांख्य फिलोसफी का क्या है, एप्लीकेशन एस्पेक्ट है, जहां पे हमने उस टाइम पे बात की थी कि कई बार वो डिसोल्यूशन हो जाता है जब एक जो है क्या करे, एक गुण बाकी दो के ऊपर हावी होने लगे, डोमिनेंस होने लगे। वही चीजें हैं, जब सत्व गुण डोमिनेट करता है तो प्राख्या बोलेंगे उसको, ठीक है। सत्व गुण डोमिनेट करता है, उसके बाद जो है तमस टू, मतलब तमस क्या है, सबऑर्डिनेट है, बाद में आता है। प्रवृत्ति में कौन डोमिनेट करेगा, रजस डोमिनेट करेगा, ठीक है। स्थिति में ये भी डोमिनेट सत्व करेगा, लेकिन इसका सबऑर्डिनेट कौन है, रजस है, ठीक है। सो ये तीन फॉर्म्स जो हैं जहां पे डोमिनेंस की बात की गई है, दो में सत्व डोमिनेट कर रहा है लेकिन सबऑर्डिनेट अलग अलग है उनके, और एक में क्या है, रजस डोमिनेट कर रहा है। सो ये तीन नाम आप याद रखेंगे, और कहां कौन सा गुण जो है डोमिनेट कर रहा है वो आपको पता होना चाहिए। फिर आता है चित्त वृत्ति, जब चित्त में कुछ मॉडिफिकेशंस होने लगे। ये तो डोमिनेंस तक की बात थी। अब क्या है कि पुरुष, हमने ये देखा था कि प्रकृति के हैं ये तीन गुण, तो पुरुष के तो नहीं है। सो पुरुष का जब रिफ्लेक्शन होने लगेगा, यानी प्योर कॉन्शियसनेस का जब रिफ्लेक्शन होने लगे, तो चित्त में मॉडिफिकेशन होते हैं, और उन मॉडिफिकेशंस को हम क्या बोलते हैं, चित्त वृत्ति। ये भी 5 तरीके के मॉडिफिकेशंस की बात की गई है। प्रमाणा में क्या है, आप एक तरीके से राइट कॉग्निशन करते हैं, यानी जैसे परसेप्शन है, इन्फ्रेंस है, शब्द है, यहां पे ये होगा सोर्स ऑफ नॉलेज। सो आप इसमें क्या कर पाएंगे, आपका जो डिसीजन होगी, डिसीजन मेकिंग या चीजें जो होंगी वो क्या है, राइट है यहां पे, ठीक है। विपर्य में क्या होगा, रोंग कॉग्निशन होगा, यानी डाउट की स्थिति है यहां पे। जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा लेकिन आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, कि कोई भी, मान लो कि वो शेल है या सिल्वर है, क्या है, तो वो जो डाउट की स्थिति आई है वहां पे रॉन्ग कॉग्निशन है। अगर आपको पता होता कि वो सिल्वर है, जो भी एग्जैक्टली आपको पता हो वो चीज क्या है, सो वो क्या हो गई, राइट कॉग्निशन हो गई। थर्ड है विकल्प। विकल्प मतलब इमेजिनेशन, यानी कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन आप सोच रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो ये वो नॉलेज है जो एग्जिस्ट नहीं करती, जहां पे ऑब्जेक्ट का पता है, ऑब्जेक्ट की नॉलेज है, बट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। सो इमेजिनेशन की स्थिति हो गई है। निद्रा में स्लीप, यानी निद्रा एक मेंटल मॉडिफिकेशन होगी जिसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता। मतलब अगर आप बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, जैसे अभी मैं बता रही हूं आपको, आप सुन रहे हैं, सो वहां पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो राइट कॉग्निशन है या रॉन्ग कॉग्निशन है, या आप कुछ इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। स्लीप में क्या होगा, कोई कॉग्निशन होगा ही नहीं, यानी इसमें नॉलेज, ये नॉलेज कैसी है, जहां पे एब्सेंस है ऑब्जेक्ट्स की। और निद्रा में क्या है, चित्त जो है वहां पे किसका डोमिनेंस होता है, तमस का डोमिनेंस होता है। पांचवा मॉडिफिकेशन है स्मृति, यानी मेमोरी। तो इसमें रिकैपिचुलेट करते हैं, आप रिकलेक्ट करते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस को। और रिकैपिचुलेशन कब पॉसिबल है, जब हमारे दिमाग में कुछ इंप्रेशंस रहे हों, ठीक है। सो वो वी लेफ्ट ऑन द ऑब्जेक्ट्स व्हाइल कॉग्नाइज्ड, यानी जब हमने चाहे गलत कॉग्निशन किया था या सही कॉग्निशन किया था, बट किया था, ठीक है। सो वो एक मेमोरी के फॉर्म में हमारे यहां रह जाते हैं। ये हो गए मॉडिफिकेशंस 5 के 5। अब ये जो मॉडिफिकेशंस हमने किए हैं, ठीक है, ह्यूमन जो है सफर करता है इन मॉडिफिकेशंस की वजह से। तो जब वो सब, मान लो कुछ आपको याद नहीं करना, बट मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको याद आ रही हैं चीजें, मेमोरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो क्या है, जब ये चीजें डिस्टर्ब, जब ह्यूमन सफर करता है, उसको हम बोलेंगे कलेश। तो वो सफरिंग जो है वो क्या है, कलेश। और कलेश के 5 टाइप्स हो सकते हैं, 5 काइंड। जो अर्थली कलेश है ना, मतलब धरती के ऊपर जो हम सोच के चल सकते हैं कि ये वजह हो सकती है किसी भी इंसान के दुख की, सो वो क्या है, कलेश है। और वो कलेश कौन कौन से हैं, पहला है अविद्या, यानी इग्नोरेंस। हमें ये पता था सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग कि जो चीजें हैं, चाहे पुरुष है प्रकृति, वो इटर्नल है, ठीक है। चीजें मटेरियलिस्टिक नहीं, जैसे पुरुष मटेरियलिस्टिक नहीं है, तो सेल्फ, पुरुष सेल्फ को ही बोल रहे थे, यानी सेल्फ जो है वो मटेरियलिस्टिक नहीं है, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से अटैच्ड नहीं है। बट जब आप इन चीजों को इग्नोर करें, आप इनको कोग्नाइज ही ना करें, सो वो क्या है, इग्नोरेंस होगा। और उस इग्नोरेंस की वजह से आप क्या करेंगे, आपने जो मेन चीज थी वो इग्नोर कर दी, और आपने वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से खुद को अटैच कर लिया। सो बाकी फिर क्या हो जाएंगे, उन इग्नोरेंस की वजह से बाकी रीजंस निकल के आएंगे। फिर है असमिता, यानी ईगोइज्म। आप में ऑब्वियसली जब बुद्धि आ गई सब में, तो ईगो आएगा ही। सो उस ईगो की वजह से दुख होता है। अटैचमेंट की वजह से दुख होता है, चाहे वो अटैचमेंट किसी से भी हो, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट से हो, किसी और इंसान से हो, सो वो अटैचमेंट की वजह से होगा। अवर्जन, द्वेष, तो उसकी वजह से एंगर होगा, यानी गुस्से की वजह से। गुस्सा एक रीजन हो सकता है दुख का।
अभिनिवेश यानी आप जब बहुत लंबी जिंदगी जीनी है मैंने तो मुझे नहीं मरना, तो जब आप डेथ से मरने से डरने लग जाएं, सो वो क्या है, यानी आप जिंदा रहना चाहें और अटैच हो जाएं ना चीजों से, सो वो क्या होगा, अभिनिवेश होगा कि आप लंबी जिंदगी जीना चाह रहे हैं लेकिन हो सकता है आप बीमार हो जाए तो आपको डर लगने लग जाएगा कि आया आप मर जाएंगे। सो वो जो ये जो रीजंस हैं ये क्या है, कलेश हैं कि जिनकी वजह से किसी भी इंसान को दुख होगा। सो ये रीजंस बताए हैं योग फिलोसफी में। नेक्स्ट है एट फोल्ड पाथ ऑफ योगा। ऑल्दो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बट ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर मैं और भी पूरी स्लाइड्स में से भी इंपॉर्टेंट आपको बताऊं तो जो एट फोल्ड पाथ है योगा के वो पता होने चाहिए। पहला है यम यानी कि कंट्रोल ऑफ माइंड बॉडी एंड स्पीच, तो ये क्या हो गया यम। दूसरा है नियम, यम भी 5 होते हैं वो अभी मैं बताऊंगी, नियम भी 5 होते हैं। नियम मतलब आप कैसे लाइफ जो है अपनी जिएंगे, गुड कंडक्ट कैसे होंगे, तो जो रूल्स है नियम है वो यहां पे बताए गए। तीसरा फोल्ड पाथ है आसन यानी एडवांस्ड स्टेज ऑफ योगा, या जहां पे आप अलग अलग पोस्चर्स करते हैं। कई बार हम योग को ही क्या मान लेते हैं कि भाई हाँ जो प्राणायाम है बाकी चीजें हैं, बट योग के बाकी पार्ट्स हैं वो सारे, ठीक है। तो जो पोस्चर्स हम करते हैं वो आसन है। प्राणायाम एक और पार्ट होगा जिसमें कंट्रोल ऑफ ब्रेथ होता है। 3 स्टेप होते हैं प्राणायाम के, पुरका, कुंभक और रिकाका। यानी जब भी आप प्राणायाम करते हैं, मान लो अनुलोम विलोम है, तो आप क्या करेंगे, पहले सांस को अंदर लेंगे तो वो इनहेलिंग हो गया, आपने इनहेल किया बिल्कुल टाइम लेके, तो जितना टाइम आपने इनहेल करने में लगाया उससे एटलीस्ट मतलब उसका आधा टाइम आप रिटेन करेंगे, उसको सांस को रोक के रखेंगे। फिर जितना टाइम आपने इनहेल करने में लगाया था उतने ही टाइम में आप उसको क्या करेंगे, एक्सहेल करेंगे, ठीक है। सो ये 3 स्टेजेस होंगी प्राणायाम की, ये भी पता होनी चाहिए। प्रत्याहारा जहां पे कंट्रोल करते हैं आप पैशन फॉर ऑब्जेक्ट्स, कि आप किसी चीज से कोई डिजायर हो रही है किसी भी चीज की, तो जो ऑब्जेक्ट्स के लिए पैशन है या डिजायर है, डेस्परेट हो रहे हैं आप किसी चीज के लिए, उसको कंट्रोल करते हैं। धारणा मतलब आपका जो माइंड है वो एक जगह फिक्स है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, मान लो आप मेडिटेशन कर रहे हैं और आप नोज के बारे में सोच रहे हैं, नोज को देख रहे हैं, तो आपका एक चीज के ऊपर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस है, ठीक है, आपके दिमाग में वो ऑब्जेक्ट है। ध्यान क्या होगी, धारण की एक नेक्स्ट स्टेप लगा लीजिए, यानी ध्यान में क्या हो गया कि बिल्कुल आप सक्सेसफुल हो गए हैं उस चीज को कंसंट्रेशन करने में, यानी आपका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो वो क्या है, ध्यान है, ठीक है। यानी आप कंसंट्रेशन कर पा रहे हैं एक लंबे टाइम तक। लास्ट होगा 8 फोल्ड पाथ है समाधि, सेसेशन ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ द चित्त। तो समाधि में क्या हो जाता है, आप एक तरीके से मतलब आप खो जाते हैं उस चीज में, तो ये बिल्कुल अल्टीमेट स्टेज होगी किसकी, मेडिटेशन की, ठीक है। तो अब इन 8 फोल्ड पाथ हैं, इनमें से जो और याद रखने वाली चीज है वो है 5 यम और 5 नियम, और फिर समाधि किस किस तरीके की होती है। सो 5 यम की अगर हम बात करें तो 5 इसमें हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं ना, कि माइंड पे बॉडी पे इन पे कंट्रोल होना चाहिए। सो पहला यम है अहिंसा, और ये 5 के 5 जो है वो जैन फिलोसफी से भी कोरिलेट करते हैं। सो ये भी ध्यान रखिए कि जैन फिलोसफी में भी ये 5 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। अहिंसा मतलब आप मतलब नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, किसी को भी मारना नहीं है, किसी भी लिविंग बीइंग को आप जो है दुख नहीं पहुंचाएंगे। सत्य के मार्ग पर चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे आप, ठीक है। आप थिंकिंग में भी सिर्फ सच ही सोचेंगे, मतलब आप झूठ बोलने का तो सोचेंगे ही नहीं। असत्य, असत्य, असत्य वाला असत्य नहीं, झूठ वाला नहीं है ये, असत्य। तो इसमें क्या है, नॉन स्टीलिंग प्रिंसिपल, यानी आप चोरी नहीं करेंगे, यानी कि जो दूसरों के पास है आप उसकी डिजायर भी नहीं करेंगे कि अच्छा उसके पास ये गाड़ी है मेरे पास भी हो काश, ठीक है। तो चोरी तो करना ही नहीं है, दूसरे की चीज को चोरी करने का सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखिए, यानी नॉट स्टीलिंग एनी गुड्स फ्रॉम अदर्स। तो दूसरों की वेल्थ की या जो दूसरों के पास धन है उसका डिजायर आप नहीं करेंगे, आपके पास जितना है उतने में खुश रहेंगे। ब्रह्मचार्य सेलिबसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके जो सेंसेस हैं, तो जो हेवनली प्लेजर से अटैचमेंट है उनसे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दूर रहेंगे, और बेसिकली ये सेक्सुअल लाइफ को जो है वहां पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं ब्रह्मचार्य में, यानी इट रिस्ट्रेन समबडी फॉर नॉट हैविंग सेक्सुअल लाइफ या नॉट हैविंग सेक्सुअल रिलेशनशिप विद एनीबडी, ठीक है। तो वो ब्रह्मचार्य होगा। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह में क्या होगा, इट सेज नॉट टू एक्सेप्ट एंड एस्पायर फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अननेसेसरी लेविश थिंग्स
जैसे गोल्ड, डायमंड, तो आप इन चीजों की जो जो भी मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं पहनने की, जो भी हैं, सो उनको आप एंजॉयमेंट, लाइफ का जो एंजॉयमेंट है आप उसको त्याग देंगे। ये योग फिलोसफी कहते हैं। और सेम चीजें जैन फिलोसफी में भी है। तो ये 5 यम आप याद रखेंगे, अहिंसा, सत्य, असत्य और ब्रह्मचार्य और अपग्रह। फिर आता है 5 नियम। नियम मतलब आप कैसे रहेंगे, आपका जीवन व्यापन आप कैसे करेंगे। तो शौच, शौच मतलब क्लीनलीनेस। अब ये क्लीनलीनेस एक्सटर्नल भी होगी और इंटरनल भी होगी। एक्सटर्नल क्लीनलीनेस में क्या होगा कि आप नहा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, जो बाहरी चीजें हैं, आपके नेल साफ है, कटे हुए हैं, क्लीन है सारी चीजें। इंटरनल क्लीनलीनेस में क्या होगा कि आप इंटरनली भी हैप्पी रहेंगे, दूसरों के लिए एम्पैथी हो आपके मन में, खुश रहें, स्माइल करते रहें, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, बी हैप्पी कीप स्माइलिंग। ठीक है। तो दूसरा क्या होगा, संतोष। ये वही वाली चीज है कि जितना आपके पास है उतने में आप खुश रहें, दूसरों की जो चीजें हैं उनके ऊपर जो है नजर ना डालें। तप, अगर आपने सुना हो तो, या फिर रामायण वगैरह भी कई बार आप देखते हो, कोई भी कहानी सुनी हो मिथोलॉजिकल, तो उसमें क्या बताते हैं कि फलाने ऋषि ने जो है इतने साल तक तप किया, तब जाके उसको किसी भगवान के, ब्रह्मा के दर्शन हुए और फिर उनको क्या मिला, कोई वरदान मिला। तो वो जो तप है उसका मतलब क्या है, पावर ऑफ टॉलरेंस, यानी उनको गर्मी, सर्दी, किसी भी चीज से, भूख प्यास, बाकी सारी चीजें उन्होंने टॉलरेट कर ली। तो जब आप एक्सट्रीम को टॉलरेट करते हैं उस टाइम पे क्या है, तप है। उसके लिए आपको हार्ड प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। फिर है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब कि आपको पढ़ना है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को, यानी आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज को डेवलप करने के लिए आप पढ़ेंगे। ईश्वर परिधान, यानी भगवान जो है, गॉड को आप याद रखेंगे कि वही सुप्रीम अथॉरिटी है, ऑलमाइटी है। वन शुड कंप्लीटली सरेंडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू हिम, कि भगवान को ही सरेंडर कर दीजिए। जो भी प्रैक्टिसेस हैं जो गुड कंडक्ट को डेवलप करने में हेल्प करती हैं, वो सारी की सारी योग फिलोसफी में बताई गई है। सो ये 5 नियम हो गए। अब आते हैं समाधि पे। समाधि क्या है, 2 तरीके से हो सकती है, कॉन्शियस समाधि और एक सुप्रा कॉन्शियस। तो कॉन्शियस समाधि को संप्रजानत भी बोलते हैं और ये असंप्रजानत बोलते हैं, प्रजनत बोल लीजिए। ठीक है। तो कॉन्शियस समाधि, कॉन्शियस है आप उसमें, मतलब आप समाधि में बैठे हैं, मतलब आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन में बैठे हैं, लेकिन आपको पता है, मतलब आप जो इनिशियल स्टेज होती है ना, उसको यहाँ पे मान सकते हैं कि आपकी कंसंट्रेशन से आप अवेयर हैं कि आपने बिल्कुल अपना ध्यान जो है वो एक जगह पे एकाग्रित कर रखा है। सुप्राकॉन्शियस क्या है, हाईली हाईएस्ट फॉर्म है समाधि की, मतलब इसमें आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का पता ही नहीं चल रहा, आपने कहाँ कंसंट्रेट, आप बिल्कुल विलीन हो गए हैं, यानी जो वर्ल्ड की अटैचमेंट है, सफरिंग है, वो सारी की सारी आपके दिमाग से चली गई हैं। और ये एट्रीब्यूट्स लेस समाधि और निर्बिजा भी इसको बोल सकते हैं। अब जो कॉन्शियस समाधि है उसमें 4 तरीके की समाधि हो सकती है। सवित का, ये क्या है, सवित्र का समाधि, स्वीकार समाधि, सनंद समाधि और सस्मित समाधि। अब इन हर समाधि में डिफरेंस क्या है कि आपका जो चित्त है वो कंसंट्रेटेड है, लेकिन हमें पता है, मतलब एस्पिरेंट्स को पता है कि कहाँ कंसंट्रेटेड, आप अवेयर हैं उस चीज से। तो वो कहाँ कंसंट्रेटेड है, वो जो कहाँ वाला शब्द है वो चेंज हो जाए, कि मान लो आपने जो है किसी ग्रोस ऑब्जेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट कर रखा है, या आपने सटल ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट कर रखा है। और ये सटल ग्रोस ये क्या है, वो हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं सांख्य फिलोसफी में, ठीक है, जब हमने इवोल्यूशन की बात की थी। तो जब आपका जो चित्त है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज पे कंसंट्रेटेड है, वो चीज जब चेंज होती जाए, तो ये टाइप्स हो गए कॉन्शियस समाधि के। यानी स्वित्र का समाधि क्या होगी, चित्त जो है कंसंट्रेटेड है ग्रोस ऑब्जेक्ट के ऊपर और क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहा है मेडिटेशन के थ्रू। जैसे आप नाक को देख के, मतलब टॉप ऑफ नोज को देख के मेडिटेट कर रहे हैं, आपको पता है आपका कि ध्यान की यही कंसंट्रेटेड है। ठीक है। सो वो क्या होगा, स्वित्र का समाधि। स्वीकार समाधि, चित्त इज कंसंट्रेटेड ऑन सटल ऑब्जेक्ट, अज्यूम इट्स फॉर्म, यानी कि सटल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी कंसंट्रेटेड ऑन तंत्राज, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि 5 तंत्राज की भी हमने बात की थी। सनंद समाधि, चित्त इज कंसंट्रेटेड ऑन सत्विका सटलर ऑब्जेक्ट एंड प्रोड्यूसेस हैप्पीनेस एंड जॉय। सो यहाँ पे सत्विका सब्जेक्ट पे हो, ऑब्जेक्ट पे होगा। सस्मित समाधि की बात करें तो चित्त जो है वो ईगो सब्सटेंस पे कंसंट्रेटेड है, जहां पे वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है सेल्फ को। सो ये 4 तरीके के नाम भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। अब इन्होंने बोला कि गॉड को ध्यान रखना है, ठीक है, तो यानी गॉड को तो मानते हैं ये योग फिलोसफी। तो योग फिलोसफी में गॉड को ईश्वर बोला गया है कि वही जो है क्रिएटर है यूनिवर्स का। ही इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, इटर्नल है, प्रिवेडिंग है, फ्री फ्रॉम लिबरेशन है। जीव और इंडिविजुअल सीक्स लिबरेशन बिकॉज ऑफ हिज और हर कार्मिक इन्फ्लेक्स, बट गॉड जो है वो कर्मों की जो चेन होती है ना, उससे बिल्कुल अलग है। ठीक है। और यही कार्मिक चेन हम आगे की फिलोसफी में भी एक जगह पढ़ेंगे, जैन की फिलोसफी में पढ़ेंगे हम इसको।
ओके, ही इज अलमाइटी, बेनेवोलेंट एंड सस्म बोनस ऑफ लाइफ, बोनम ऑफ वंस लाइफ, लिबरेशन इज द योगा फिलोसफी, उसको हम क्या बोलेंगे, कैवल्य बोलेंगे। और लिबरेशन एस्पिरेंट, जिस जो कर रहा है, जिसको चाहिए लिबरेशन, उसको कैवली बोलेंगे। सो ये याद रख लीजिएगा, गॉड सुप्रीम माना गया है इसमें, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। अब एक जो डिफरेंस आपको ध्यान रखना है वो ये है कि योग में सिर्फ एक पुरुष को माना गया है, जबकि सांख्य क्या फिलोसफी में क्या है कि बहुत सारे सेल्फ भी हो सकते हैं, बहुत सारे पुरुष हो सकते हैं। सो ये ध्यान रखिएगा। एम ऑफ एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू योग फिलोसफी? सो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होना चाहिए ह्यूमन पर्सनालिटी का। जो चाइल्ड है, टू मेक ह्यूमन चाइल्ड फ्री फ्रॉम बॉडीली मेंटल सुपर मिजरीज, यानी दुखों से उनको दूर रखना है, इस तरीके का हमें ह्यूमन चाइल्ड बनाना है ताकि वो मेडिटेट करे और वो वर्ल्डली दुखों से जो है, वर्ल्डली चीजों से अटैच नहीं होगा तो दुखों से भी दूर रहेगा। मेथड्स क्या है एजुकेशन के? कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन और साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलपमेंट मेथड। कि आप एक लॉजिकल रीजनिंग भी ध्यान रखेंगे। टीचर का रोल क्या है? थियोरेटिशियन के साथ साथ डेमोन्स्ट्रेटर का भी, कि वो आपको चीजें करके बताएं। रोल ऑफ स्टूडेंट क्या है? कि वो टीचर को अपने आप को पूरा का पूरा सौंप दे, क्योंकि टीचर के बिना कुछ भी नहीं है, और वैसे ही गॉड के बिना भी कुछ नहीं है, ऐसा है। वन हैज टू डिसिप्लिन वन सेल्फ फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली। तो फिजिकली और इंटेलेक्चुअली जो है आप क्या करेंगे, आपका डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए। सो ये हमने योग फिलोसफी के बारे में पढ़ लिया। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट कर दीजिएगा। सांख्य फिलोसफी इससे पहले मैंने करवा दी है, उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हमें वेदांता फिलोसफी भी कवर करनी है, और जो वेस्टर्न फिलोसफीज हैं कुछ एक वो मैंने कवर करवा दी है। आइडियलिज्म, रियलिज्म हमने कर रखा है। फिलोसफीज आप छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि कई बार होता है कि फिलोसफी जब आप शुरुआत करते हैं पढ़ने की नेट के लिए, तो फिलोसफीज थोड़ी सी टफ लगती हैं। सो मैंने कंपाइल करके और जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। दिस वाज ऑल अबाउट योगा फिलोसफी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।